हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेड सीयूटी की एक और क्लास में। और पिछली क्लास अब तक आप लोगों ने नहीं देखी तो ये क्लास लेने के बाद आप लोग पिछली क्लास भी देख लेना। उसमें मैंने 30 एमसीक्यू करवाए थे और आज की इस क्लास में हम 31 से शुरू करेंगे। ऐसे करके हम एग्जाम तक लगभग 1000 एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2,4-D शाकनाशी का प्रयोग मुख्य रूप से किन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? संकरी पत्ती वाले, ऑप्शन बी चौड़ी पत्ती वाले, ऑप्शन सी जलीय खरपतवार, ऑप्शन डी परजीवी खरपतवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। 2,4-D एक सेलेक्टिव शाकनाशी है। गेहूं और जौ जैसी संकरी पत्ती वाली फसलों में बथुआ, खरबथुआ आदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसका छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान खाद के नाम से किस उर्वरक को जाना जाता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्राइट और डीएपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन। और यह एक उदासीन उर्वरक है, इसलिए ये मिट्टी को न तो अम्लीय बनाता है और न ही क्षारीय। इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। कपास की एक गांठ का मानक वजन कितना होता है? 160 किलोग्राम, 170, 180 और 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किलोग्राम। भारत में कपास की एक गांठ का वजन 170 माना जाता है और जूट की एक गांठ का वजन 180 और मेस्टा की एक गांठ का वजन 181 केजी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं में लगने वाला करनाल बंट रोग का रोगजनक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निवोसिया इंडिका। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? पीला, सफेद, नीला और हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीला या ब्लू। और प्रजनक बीज पर सुनहरा पीला और आधार बीज पर सफेद रंग का टैग होता है। अगला प्रश्न है, धान के खेत में पडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीजों का अंकुरण बढ़ाना, जल का अंतःस्त्रवण रोकना, कीट नियंत्रण और कल्ले बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल का अंतःस्त्रवण रोकना। धान के खेत में पानी भरकर पडलर जलाया जाता है। इससे मिट्टी के कण टूटकर नीचे एक कठोर परत बना देते हैं, जिससे पानी रिस कर जमीन के नीचे नहीं जाता और खेत में भरा रहता है। अगला प्रश्न है, निपिंग की कृषि क्रिया मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? कपास, चना, मूंगफली और सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चना। चने में बुआई के 35 से 40 दिन बाद पौधे के ऊपरी शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। इससे पौधे की लंबाई रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं अधिक निकलती है, जिससे फूल और फलियां ज्यादा लगती है और उत्पादन भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, चने की पत्तियों में जो खटास होती है वे किन अम्लों के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल। चने की पत्तियों में मैलिक अम्ल 90 से 96% और ऑक्जेलिक अम्ल 4 से 10% पाया जाता है। यह खटास पेट संबंधी रोगों के लिए लाभदायक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान में भू परिष्करण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंथ्रोटूल। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? डीजे निकोलस, आर्नन और स्टाउट, लिविंग स्कोफील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्नन और स्टाउट। 1939 में ऑर्नन और स्टाउट ने बताया कि किसी भी पौधे का जीवन चक्र कुछ निश्चित तत्वों के बिना पूरा नहीं हो सकता। वर्तमान में पौधों के लिए आवश्यक 17 पोषक तत्व माने गए हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में पाई जाने वाली तीखी गंध किस रसायन की उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलाइल आइसोथायोसाइनेट। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? अफ्रीका, भारत, ब्राजील और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम अरहर की हाइब्रिड किस्म कौन सी है? पूसा अरहर 16, ICPH 8, मुक्ता और प्रभात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ICPH 8। अगला प्रश्न है, बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की किस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला प्रश्न है, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विंडवैन, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, जबकि विंडवैन हवा की दिशा ज्ञात करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 575 mm, 1000 mm, 1194 mm, 1500 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1194 mm, लगभग 1200 mm। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम, 750 से 1100 mm के बीच, 1150 mm से अधिक और 1500 mm से अधिक।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 750 mm से कम। जहाँ वर्षा 750 mm से कम होती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, और 750 से 1150 mm वाले क्षेत्र ड्राई लैंड फार्मिंग, और 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र रेनफेड फार्मिंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में छिपी हुई भूख किस पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक संबंधित है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटास। छिपी हुई भूख वह अवस्था होती है जिसमें पौधों में पोषक तत्वों की कमी के कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन उपज में भारी गिरावट आ जाती है। यह मुख्य रूप से पोटास की कमी में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की पुरानी पत्तियों के किनारों का कटना, फटना या झुलसना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? कैल्शियम, पोटास, बोरोन और गंधक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटास। पोटास की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिसमें पत्ती के किनारे भूरे होकर जलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन या CH4। धान के खेत में पानी भरे रहने के कारण अवायवीय किण्वन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मीथेन गैस भारी मात्रा में निकलती है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? 11 से 12%, 16, 19 और 24%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 11 से 12%। SSP भारत में बनने वाला पहला रासायनिक उर्वरक है। इसमें 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 11 से 12% सल्फर या गंधक पाया जाता है। तिलहनी फसलों के लिए यह सर्वोत्तम उर्वरक है। अगला प्रश्न है, गन्ने की अर्धशाली फसल कितने महीनों में पककर तैयार होती है? 10 से 12, 14 से 16, 18 और 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 महीने। अर्धशाली गन्ने की बुआई मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जुलाई अगस्त में की जाती है, और ये कटाई के लिए 18 महीने का समय लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ने की बुआई के लिए तने का कौन सा भाग बीज के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है? निचला 1/3 भाग, मध्य भाग, ऊपरी 1/3 भाग और जड़ के पास का भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपरी 1/3 भाग। गन्ने का ऊपरी भाग में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जो कलिकाओं को शीघ्र और अच्छे अंकुरण के लिए आवश्यक है। निचले भाग में सुक्रोज अधिक होता है, जो चीनी बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, फसल सघनता ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल फसली क्षेत्रफल बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100। बीटी कपास के प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम और 15 से 18 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीटी कपास के पौधों का आकार बड़ा होता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर केवल 10,000 पौधों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 1 से 1.5 केजी बीज पर्याप्त होता है। सामान्य देसी कपास के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज लगता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बोनी किस्मों में बीज की गहराई मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? मिट्टी की नमी पर, पॉलीबटाइल की लंबाई पर, बीज के आकार पर और तापमान पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलियोप्टाइल की लंबाई पर। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेंडिमिथालिन। पेंडिमिथालिन का छिड़काव फसल की बुआई के तुरंत बाद, परंतु बीज के अंकुरण से पहले किया जाता है। यह दलहन और तिलहन दोनों में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, कटाई सूचकांक का सूत्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? CM डोनाल्ड, नॉर्मन, ई बोरलॉग, जेंथ्रोटूल, वांडेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CM डोनाल्ड। अगला प्रश्न है, मृदा नमी तनाव मापने के लिए टेंसियोमीटर सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में उपयोगी है? भारी चिकनी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी, पीट मृदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलुई रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जल उपयोग दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए YET। यहाँ इसमें वाई का हो जाएगा उत्पादन और ईटी का हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। और अगर बात करें सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो वो होती है रागी की 170। आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जेट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।